हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 डेट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो हमने पिछले सेशन में इस चैप्टर के कुछ पोर्शंस को पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के सेशन में हम उसके आगे के पोर्शंस को कवर करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को फ्रॉम द टॉपिक द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल एंड एम्ब्रायो सेक। जो पिस्टिल है वह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मेगास्पोरेंजियम है यानी ओव्यूल वह ओवरी के अंदर पाया जाता है और जो एम्ब्रायोसेक है वह ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें यहाँ पर इन्हीं तीनों से रिलेटेड चीज़ों को समझना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो गाइनोशियम है वह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट मीन्स की शो करता है। जिस तरीके से फ्लावर में जो एंड्रोशियम है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जो गाइनोशियम है वह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो एंड्रोशियम में मेल गैमेट बनेगा जबकि गाइनोशियम में फीमेल गैमेट बनेगा। ओके, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल that is monocarpellary or may have more than one pistil that is multicarpellary। जो गाइनोशियम है या तो वह सिंगल पिस्टिल का बना हुआ हो सकता है या वह एक से अधिक पिस्टिल का बना हुआ हो सकता है, या यह कह ले जो गाइनोशियम है उसमें या तो सिंगल पिस्टिल होगा या तो फिर जो गाइनोशियम है उसमें एक से अधिक पिस्टिल पाया जाएगा। अगर ऐसा गाइनोशियम जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पिस्टिल हो या वो गाइनोशियम जो सिंगल पिस्टिल से बना हुआ होता है, वैसे गाइनोशियम को हम मोनोकार्पलरी कहते हैं, यानी कि सिंगल पिस्टिल से बना हुआ गाइनोशियम। ऐसे गाइनोशियम जिसमें कि एक से अधिक पिस्टिल हो, तो वैसे गाइनोशियम को मल्टी कार्पलरी कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जो सिंगल पिस्टिल होता है उसे हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। अगर गाइनोशियम में कई सारे पिस्टिल प्रेजेंट हो, एक से अधिक पिस्टिल प्रेजेंट हो, तो वैसे पिस्टिल को हम मल्टी कार्पलरी कहते हैं। ओके, व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल्स में बी फ्यूज टुगेदर दैट इज सिनोकार्पस, जिसको कि हम फिगर 1.7b में देख सकते हैं, और मे बी फ्री दैट इज एपोकार्पस। अगर जो पिस्टिल्स है वह एक से अधिक प्रेजेंट होगा तो हो सकता है कि वह एक दूसरे में फ्यूज्ड हो, जुड़े हुए हों। फ्यूज्ड मीन्स कि जुड़ा हुआ। तो वैसे पिस्टिल को हम सिनोकार्पस कहेंगे,
या तो हो सकते हैं कि वह सभी पिस्टिल एक दूसरे से अलग हों या एक दूसरे से फ्री हों, तो ऐसे पिस्टिल को हम एपोकार्पस कहते हैं। ओके, जिसे कि हम फिगर 1.7 सी में देख सकते हैं, दैट इज दिस 1.7 ए। ये हमें सिनोकार्पस पिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि सभी जो कार्पल्स है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। जबकि जो फिगर 1.7 सी है, यानी ये फिगर, इसमें जो सभी कार्पल्स है वो एक दूसरे से फ्री है, जुड़े हुए नहीं है। तो ऐसे कार्पल्स को हम एपोकार्पस कहते हैं। जबकि जो फ्यूज्ड वाले पिस्टिल्स होते हैं उसे हम सिनोकार्पस कहते हैं, सिनकार्पस। ओके, ईच pistil has three parts। फिगर 1.7 ए में आप इसे देख सकते हो। That is the stigma, style and ovary। हर एक पिस्टिल में 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? तो स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी, जिसे कि हम फिगर 1.7 ए में देख सकते हैं, दैट इज ये फिगर। ये जो हमारा पिस्टिल है इसमें मेनली 3 पार्ट प्रेजेंट होता है। जो पहला पार्ट है दैट इज द टॉप मोस्ट पार्ट, इसको कि हम स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा जो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम स्टाइल कहते हैं। और तीसरा जो बॉटम पार्ट है उसे हम ओवरी कहते हैं। ओके, तो ओवरी थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। ओके, द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। जो स्टिग्मा है यानी कि पिस्टिल का जो टॉप वाला पार्ट है वह पोलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म मीन्स कि ऐसा स्थान जहां पर पोलन ग्रेन्स आकर रुकते हों, वैसे स्थान को हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, दैट इज स्टिग्मा प्लेटफॉर्म। स्थान, रुकने का स्थान। ओके, द स्टाइल इज द elongated cylinder part beneath the stigma। जो स्टाइल है वह इलोंगेटेड सिलेंडर है। इलोंगेटेड सिलेंडर, इलोंगेटेड सिलेंडर मीन्स की लंबा पतला तना। बीनीथ मीन्स की जस्ट नीचे। ठीक है, सो जो स्टाइल है वह स्टिग्मा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और वह इलोंगेटेड सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। और जो निचला हिस्सा है दैट इज द बेसल, यानी कि बॉटम
निचला, बल्ज का मतलब उभरा हुआ, उभरा हुआ, ठीक है। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी, और जो पिस्टिल का जो निचला हिस्सा है, निचला उभरा हुआ हिस्सा है, उसे हम ओवरी कहते हैं। सो तीन पार्ट हो गया पिस्टिल का, पहला स्टिग्मा, जबकि दूसरा है स्टाइल, और तीसरा ओवरी। ओके, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल, और ओवरी के अंदर ही ओवरियन कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसे कि लोक्यूल कहते हैं। ओके, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, और जो प्लेसेंटा है जिससे कि ओव्यूल जुड़ा हुआ होता है, वह ओवरियन कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। ओके, recall the definition and types of placentation that you studied in the class 11th। तो आपने जो क्लास 11th में प्लेसेंटेशन का जो डेफिनेशन पढ़ा था और उसके जो टाइप पढ़ा था, उसे थोड़ा सा आप याद करो, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि प्लेसेंटेशन क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, arising from the placenta are the megasprongia, commonly called ovules। arising, arising means कि उससे उत्पन्न, arising, उससे उत्पन्न। तो प्लेसेंटा से ही जो हमारा ओव्यूल है, डेट इज मेगास्प्रोंजिया, वह उत्पन्न होता है, उसी से बनता है। ओके, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स in an ovary may be one, that is in wheat, paddy, mango, to many, that is in papaya, watermelon and orchids। ओवरी में ओव्यूल की संख्या या एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। तो जैसे वीट में, पैडी मीन्स की धान, धान में, और मैंगो में, इनके जो ओवरी होता है उसमें सिर्फ एक ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, जबकि कुछ प्लांट्स जैसे कि पपाया, वाटरमेलन्स एंड ऑर्किड्स, इन तीनों में, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में, तीनों में, तीनों के ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेट इज मेगास्पोंजियम, डेट इज ओव्यूल। Let us familiarize ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule, that is figure 1.7d। Familiarize. Let us familiarize means कि परिचय कराना। इट मीन्स कि चलिए अब हम जो एक नॉर्मल एंजियोस्पर्म ओव्यूल होता है उसके स्ट्रक्चर से अपने आप को हम परिचय कराते हैं, या फिर हम उसको समझते हैं, या उसकी पूरी स्ट्रक्चर को जानते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। टिपिकल मीन्स की आम, जो लगभग लगभग सभी प्लांट्स के में एक जैसा होने की संभावना है, टिपिकल आम। ओके, जिसको कि हम फिगर 1.7 डी में देख सकते हैं। दैट इज फिगर 1.7 डी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, दैट इज मेगास्पोंजियम, मेगा
स्पोरेंजियम। ओके, the ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। जो ओव्यूल है वह प्लेसेंटा से, किससे, प्लेसेंटा से एक बहुत ही पतला स्टॉक यानी कि तना, एक बहुत ही पतला तना जैसा स्ट्रक्चर के साथ वह कनेक्टेड होता है और इस पतले तने को फ्यूनिकल कहा जाता है। दैट इज दिस, ये है फ्यूनिकल। इसी फ्यूनिकल से जो ओव्यूल है वह प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। ओके, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। ओव्यूल बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, ओवरी में प्रेजेंट होता है, and it is attached to the placenta by means of a stalk called funicle। तो जो स्टॉक है उस स्टॉक का हम यहाँ पे फ्यूनिकल कहते हैं। ओके, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, जो पूरा ओव्यूल का जो बॉडी है वह फ्यूनिकल के साथ हीलियम नाम के रीजन में फ्यूज हुआ होता है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ होता है। किस रीजन में, तो हीलियम रीजन में। दिस इज द हीलियम रीजन, दिस इज द हीलियम पोर्शन। इसी हीलियम पोर्शन या रीजन की कह लें, वह फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हुआ होता है ना। जो ओव्यूल का जो बॉडी है वह फ्यूनिकल के साथ हीलियम रीजन में फ्यूज हुआ होता है या उससे जुड़ा हुआ होता है। ओके, thus helium represents the junction between ovule and funicle। जंक्शन यानी कि दो या दो से अधिक चीजें जब एक जगह पर मिलती है तो उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जंक्शन। दो या दो से अधिक, एक जगह पर आकर मिलता हो तो उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। तो जो हीलियम है असल में वह ओव्यूल और फ्यूनिकल के मिलन पॉइंट को, जंक्शन पॉइंट को दर्शाता है। कौन, हीलियम। हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओके, ईच ओव्यूल हैज, यानी कि हम इसे यहां देख सकते हैं, जो हमारा हीलियम है, दिस इज द हीलियम। यह हीलियम असल में जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल का। ओव्यूल और फ्यूनिकल का, ये हमारा फ्यूनिकल है और ये हमारा ओव्यूल है। तो इस दोनों के जंक्शन को हीलियम रिप्रेजेंट करता है। Each ovule has one or two more protective envelopes called integuments। प्रोटेक्टिव यानी कि रस, अ, रक्षा करने वाला, उसको बचाने वाला, है ना। प्रोटेक्टिव, इन्वेलप मीन्स की कवर, की रक्षा करने वाला। और इन्वेलप्स
मीन्स की कवर, इन्वेलप मीन की अगर हम बात करें तो कवर कह सकते हैं। ओके, सो जो ओव्यूल है उसमें एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है और उस प्रोटेक्टिव लेयर को इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। दैट इज यहाँ पर दो लेयर प्रेजेंट है प्रोटेक्टिव लेयर, इसको हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। ओके, बाहर वाला जो लेयर है उसको आउटर और अंदर वाला लेयर है उसको इनर, इंटीग्यूमेंट। Integuments encircle the nucleus except at a tip where a small opening called the micropyle is organized. जो इंटीग्यूमेंट्स है वह न्यूक्लियस को चारों ओर से, इन सर्कल मीन्स के चारों ओर से उसको कवर करके रखता है। सिर्फ एक जगह पर वह कवर नहीं करता, और वो जो पोर्शन है डेट इज बहुत स्मॉल ओपनिंग जिसको कि माइक्रोपाइल कहते हैं, उस जगह पर वह खुला हुआ होता है, वहां पे वो कवर नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जिसको कि हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ये बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होता है। इस जगह को छोड़कर बाकी चारों ओर न्यूसेलस के, ये वाला पोर्शन क्या है, न्यूसेलस, न्यूसेलस के चारों ओर यह जो प्रोटेक्टिव लेयर है इंटीग्यूमेंट है उसको कवर करके रखता है। ओके, opposite the micropylar end is the chalga representing the basal part of the ovule, और जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके जस्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री में जो हिस्सा है ओव्यूल का, वह ओव्यूल का बेस है और उसे चालजा कहते हैं। ओके, दिस इज द चलाजल पोल, और यह माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट होता है। इट इज द बेसल पार्ट। ओके, opposite the micropylar end the chalaza representing the basal part of the ovule. Okay, enclosed within the integuments is a mass of cell called the nucellus, और इंटीग्यूमेंट्स के अंदर है ना मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। सेल की बहुत बड़ी संख्या प्रेजेंट होती है। मास ऑफ सेल्स मीन्स की सेल्स की बहुत बड़ी संख्या प्रेजेंट होती है और उस मास ऑफ सेल को न्यूसेलस कहा जाता है। दैट इज दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूसेलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द न्यूसेलस पोर्शन, और जो कि इंटीग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, cells of the nucleus have abundant reserve food material, abundant मतलब प्रचुर मात्रा में, प्राप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, है ना। रिजर्व फूड मटेरियल्स, न्यूसेलस में पर्याप्त मात्रा में फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है। अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा में फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। ओके,
Located in the nucellus is the embryo sac और female gametophyte, और न्यूसेलस के अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रायोसेक प्रेजेंट होता है, और न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रायोसेक, जिसको कि फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं, प्रेजेंट होता है. ओके. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के द्वारा सिर्फ एक ही एम्ब्रायो सेक बनता है और वही प्रेजेंट होता है. सो ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रायो सेक. ओव्यूल के अंदर या ओव्यूल के पास एक ही एम्ब्रायो सेक प्रेजेंट होता है और जो कि बनता है मेगास्पोर से. ओके. मेगा स्पोरोजिनेसिस. The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. The process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर यानी कि इम्ब्रायोसेक का बनने के प्रोसेस को मेगा स्पोरोजिनेसिस कहा जाता है. सो मेगा स्पोरोजिनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें कि मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर या एम्ब्रायोसेक बनता है. ओके. ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी कहते हैं, इन द माइक्रोपाइलर रीजन of the nucellus. ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट होता है वहां पर, मतलब कि न्यूसेलस जो माइक्रोपाइलर एंड है उस और जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में न्यूसेलस जो माइक्रोपाइलर एंड है, यानी कि फिगर के साथ समझते हैं. यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड है उस और जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस का वह पोर्शन जो माइक्रोपाइलर एंड साइड है, वहां पर जो मेगास्पोर मदर सेल है, अ सिंगल अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है. डिफ्रेंशिएट मतलब कि बाकियों से वो अलग होता है. डिफ्रेंशिएट. बाकियों से अलग होना, है ना. पृथक होना भी हम कह सकते हैं इसको, पृथक. अलग होना क्या नहीं है, मतलब उसी में रहेगा बट वो बाकियों से अलग दिखेगा. ठीक है. ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, that is MMC, in the micropylar region of the nucellus. न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर एंड साइड में जो ओव्यूल है वह एक मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट होता है. ओके. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. यानी जो एमएमसी है वह एक लार्ज सेल है, बड़ा सा सेल है, जिसमें कि डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. डेंस मतलब कि बहुत ही गाढ़ा. डेंस मीन्स यहाँ पे गाढ़ा होगा, है ना. प्रोमिनेंट.
प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख या मुख्य, उसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। द एमएमसी अंडरगोस मियोटिक डिवीजन, और जो एमएमसी है यानी कि मेगास्पोर मदर सेल वह मियोटिक डिवीजन में जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? जो एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जा रहा है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, को बताना है। ओके। Meiosis results in the production of 4 मेगास्पोर, जिसको कि हम फिगर 1.8a में देख सकते हैं। और जो मेगास्पोर मदर सेल है जो कि मियोसिस में गया, मियोसिस में जाने के बाद उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, यानी कि ये देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि बाद में मियोसिस में गया और उससे 4 मेगास्पोर बना, 4 मेगास्पोर बना। ओके। फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रायोसेक की बात हो रही है अब यहाँ पे। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज functional while the other 3 degenerates. Functional means functional functional मीन्स कि एक्टिव, इसे हम कह सकते हैं कार्य, काम के लायक। कार्यशील भी कह सकते हैं, जो काम है ना, कार्यशील। while other 3 degenerates, degenerate, degenerate का मतलब नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है। नष्ट हो जाना या खत्म हो जाता है ना। तो अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट्स में हो सकता है वो 70% हो, वो हो सकता है 80% हो, अब 50%, 60% ऐसे में जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो 4 मेगास्पोर बना है मेगास्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर ही क्या होता है, फंक्शनल होता है, जबकि बाकी जो 3 मेगास्पोर है वो नष्ट हो जाते हैं या जिसे डिजेनरेट कहते हैं, डिजेनरेट हो जाता है। ओके। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रायोसेक। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। ओके। बाकी 3 तो खत्म हो गए, तो जो बचा वही असल में क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायोसेक बनाएगा। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed monosporic development. और यह जो मेथड है, तरीका है, जिसमें कि एक ही मेगास्पोर क्या बना रहा है, एम्ब्रायोसेक बना रहा है। एक सिंगल मेगास्पोर क्या बना रहा है, एम्ब्रायोसेक बना रहा है। तो इस तरह का फॉर्मेशन, इस तरह का जो मेथड है मेगा एम्ब्रायोसेक के बनने का, उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द
cells of the nucellus, megaspore mother cell, the functional megaspores, and female gametophyte. Ploidy. Number of sets of chromosome present in the cell. प्लॉइडी मतलब कि कितने सेट में सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, प्लॉइडी, उसको हम प्लॉइडी कहते हैं। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल या फिर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे कि हैप्लॉइडी, जिसमें कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। डिप्लॉइडी, जिसमें कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जबकि पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी जिसमें कि दो से अधिक सेट 3n, 4n, 5n, इस तरीके का जो सेट है क्रोमोसोम का वो प्रेजेंट हो तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो दिस इज द प्लॉइडी। तो जो न्यूसेलस है उसका, एमएमसी का, फंक्शनल मेगास्पोर का और फीमेल गैमेटोफाइट का, इन सभी सेल्स के क्या प्लॉइडी होते हैं उसे आपको बताना है। ओके, तो ये आपका काम है। Let us study about the formation of the embryo sac in detail. Details मीन की विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक, है ना। चलिए अब हम एम्ब्रायो सेक का जो फॉर्मेशन है उसे डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि हम फिगर 1.8 बी में देख सकते हैं। 1.8 का बी, यस। इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें इस एम्ब्रायो सेक के फॉर्मेशन को समझना है। ओके, the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका जो न्यूक्लियस है वह माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस से हो के द्वारा दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल, दो सिरों में, दो सिरों की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो, ये देखो आप, इसमें जो फंक्शनल मान लेते हैं कि ये अगर फंक्शनल है मेगा स्पोर तो बाकी डी जनरेट हो गया तो पूरा जगह कवर कर लिया। और उसमें जब ये जो न्यूक्लियस है वह माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है तो दो न्यूक्लियस बनेगा और दोनों न्यूक्लियस दोनों दो सिरों में मूव कर जाते हैं। ओके, और जिसकी वजह से जो एम्ब्रायोसेक है उस एम्ब्रायोसेक के पर्टिकुलर स्टेज को हम टू न्यूक्लिएट एम्ब्रायोसेक स्टेज कहते हैं। Two more sequential mitotic nuclear divisions results in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stage of the embryo sac. और इस माइटोटिक डिवीजन के बाद दो और सीक्वेंशियल 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 मीन्स की एक के बाद एक
एक के बाद एक, या हम इसे कहते हैं सिलसिलेवार कह सकते हैं, सिलसिलेवार। सिलसिलेवार तरीके से दो और माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसमें कि पहले माइटोटिक डिवीजन में के बाद 4 न्यूक्लियस उस एम्ब्रायो साइक में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद जो न्यूक्लियर का माइटोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद 8 न्यूक्लियर स्टेज एम्ब्रायो का 8 न्यूक्लियर स्टेज हमें एम्ब्रायो में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप इसे फिगर में देख सकते हो। दिस इज द 2 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रायो sac, this is the 4 nucleate stage of embryo sac, and this is the 8 nucleate stage of the embryo sac। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियोटिक स्टेज आएगा, उसके सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियोटिक स्टेज ऑफ एम्ब्रायो sac आएगा, और तीसरे माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियोटिक स्टेज ऑफ एम्ब्रायो sac हमें देखने को मिलेगा। ओके, it is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is, nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation। और यह देखने वाली बात है, ये है ना, कि जो डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, वह फ्री न्यूक्लियर होता है, स्ट्रिक्टली, मतलब कि पूरी तरीके से, स्ट्रिक्टली, पूरी तरह से, तरह से पूरी तरीके से ये फ्री न्यूक्लियर होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उस दौरान, और न्यूक्लियर के डिवीजन के बाद तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट इज, न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। तो पहला माइटोटिक डिवीजन, दूसरा माइटोटिक डिवीजन और तीसरा माइटोटिक डिवीजन, इन तीनों डिवीजन के दौरान कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। इसीलिए हम ये जो माइटोटिक डिवीजन है, इसे हम फ्री न्यूक्लियर, स्ट्रिक्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कह रहे हैं, है ना। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज, सेल वॉल्स आर लेट डाउन, लीडिंग टू द organization of the typical female gametophyte or embryo sac, typical female gametophyte। और जब 8 न्यूक्लियर स्टेज एम्ब्रायो sac का हो जाएगा, उसके बाद ही सेल वॉल बनेगा, और जब सेल वॉल बन जाएगा तो वो जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, एक व्यवस्थित एक ऑर्गेनाइजेशन हमें एम्ब्रायो sac के अंदर देखने को मिलेगा, और उसी ऑर्गेनाइज्ड एम्ब्रायो sac को हम एम्ब्रायो उसी स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रायो sac या फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। ओके, ऑब्जर्व दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रायो sac, दैट इज फिगर 1.8 बी और 1.8 सी में आप इसे देखो। 1.8 बी और 1.8 सी, इसमें हमें ये देखना है कि जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वह किस तरीके से हुआ है एम्ब्रायो sac के अंदर। ओके, तो उसमें हम देखेंगे कि 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। तो जो 8 न्यूक्लियस था, उस 8 न्यूक्लियस में 6 न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन चुका है, और वो एक कंप्लीट सेल के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, पूरी तरीके से व्यवस्थित हो चुका है, ऑर्गेनाइज्ड, है ना। 6 न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन जाने से वो पूरी तरीके से एक सेल का रूप ले लेता है, सेल के रूप में वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, और जो 2 न्यूक्लियस बचे
उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। और वह पोलर न्यूक्लियाई एग apparatus, ये जो है एग apparatus के जस्ट नीचे सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है। और जो बीच का जो बड़ा सेल है उसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं, और उसी सेंट्रल सेल में ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ओके, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac। एम्ब्रायो सेक के अंदर एक जो सेल का खास तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेष तरीके से। विशेष यानी कि स्पेशल तरीके से, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। फैलाव कह सकते हैं। तो जो एम्ब्रायो सेक के अंदर सेल्स का एक खास तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है ना। Three cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus। एम्ब्रायो सेक में जो तीन सेल होते हैं वह तीन सेल एक साथ माइक्रोपाइलर एंड में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कहाँ पर? माइक्रोपाइलर एंड पर वो ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, आर ग्रुप टुगेदर, एक साथ वह माइक्रोपाइलर एंड पर ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं, और वो तीनों सेल मिलकर एग apparatus बनाते हैं। कंस्टिट्यूट मीन्स की मिलकर। क्या बनाते हैं? एग apparatus बनाते हैं, या एग apparatus कहलाते हैं। ओके, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पर तीन सेल है, 1 2 3। इन तीनों सेल मिलकर एग apparatus बना रहे होते हैं, और वो एक साथ माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, the egg apparatus in turn consists of two synergids and one egg cell। और जो एग apparatus है उसमें खुद दो सिनर्जिड और एक एक सेल से मिलके बना होता है। वह खुद, है ना। इंटर्न्स का मतलब कि वह खुद, जो एग apparatus है वो खुद दो सिनर्जिड और एक सेल से मिलके बना हुआ होता है। ओके, the synergids have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। और जो synergids है उसके माइक्रोपाइलर एंड पर या टिप पर एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होता है, जिसे कि फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। एंड फिलीफॉर्म apparatus play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid। और फिलीफॉर्म apparatus का मुख्य काम यह है कि वह जो पोलन ट्यूब स्टाइल से आ रहा है उसे सिनर्जिड की तरफ गाइड करना होता है। ओके, सो फिलीफॉर्म apparatus का यह काम है कि जो पोलन ट्यूब आ रहे हैं उसे सिनर्जिड की तरफ गाइड करना होता है। ओके, Three cells are the three cells are at the Chalzal end and are called the antipodals। और जो तीन सेल एक साथ चार्जल एंड पर प्रेजेंट होते हैं, और उन तीनों सेल को हम एंटीपोडाल सेल कहते हैं। ओके,
The large central cell, as mentioned earlier, has two polar nuclei. और पहले इस बात को बताया जा चुका है कि जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate in, is 7 celled. और जो मेच्योर एम्ब्रायो सेक होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का, वह अब मैच्योरिटी के स्टेज में उसमें 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल प्रेजेंट होता है. या यह कह ले कि मैच्योर एम्ब्रायो किसी भी एंजियोस्पर्म के मैच्योर एम्ब्रायोसेक में 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज प्रेजेंट होता है. 8 न्यूक्लियस के साथ 8 न्यूक्लियस 7 सेल में प्रेजेंट होता है. ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. डेट इज टॉपिक पॉलिनेशन. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively. यानी कि इससे पहले के जो सेक्शंस थे, पोर्शंस थे, उसमें हमने पढ़ा कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वह अलग अलग, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट. मेल गैमेट डेट इज पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट डेट इज एम्ब्रायो सेक, वह अलग अलग जगहों पे बनता है. ठीक है, तो मेल गैमेट कहीं पे बन रहा है यानी कि एंड्रोशियम में बन रहा है, फीमेल गैमेट गाइनोशियम में बन रहा है. ओके, या इसे सिंपल भाषा में कह लें, जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन में बना है और जो फीमेल गैमेट है वो एम्ब्रायो सेक में बना है. ठीक है, as both types of gametes are non-motile, दोनों जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वह नन मोटाइल है. नन मोटाइल मतलब जो अपने से मूव नहीं कर सकता उसको हम नन मोटाइल कहते हैं. ठीक है, they have to be brought together to for fertilizations to occur, और उन्हें दोनों गैमेट्स को एक जगह पर लाना होगा या आना होगा तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा. अगर वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा. तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो दोनों गैमेट जो कि असल में नॉन मोटाइल है उसे एक जगह पर आना होगा. सो हाउ इज दिस अचीव्ड. और अगर वो नॉन मोटाइल हैं जो कि अपने से मूव कर ही नहीं सकते तो वो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे होगा वो. ओके, देखते हैं कैसे होगा. Pollination is the mechanism to achieve this objective. Pollination वह मैकेनिज्म है
जिसके द्वारा हम ये जो हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स की उद्देश्य। ओके, तो पॉलिनेशन असल में वो कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म का नाम है पॉलिनेशन। तो उस पॉलिनेशन के ही द्वारा हम या प्लांट्स अपने मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को एक जगह पर ला पाते हैं और उसकी ही वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहा जाता है। ओके, तो जो एंथर में मेल गैमेट बना दैट इज पोलन ग्रेन, वह पिस्टिल के स्टिग्मा पर जब पहुंच जाएगा, जब पहुंचेगा तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination। और फ्लावरिंग प्लांट्स अपने आप को विकसित किया है, फ्लावरिंग प्लांट ने अपने आप को विकसित किया है और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से, कई तरीकों से अपने आप को ढाला है, अपने आप के अंदर विकास किया है, अपने आप को इस तरह ढाला है ताकि यह पॉलिनेशन उनमें हो सके। इवॉल्व मीन्स की विकसित होना, इवॉल्व्ड विकसित होना। अडेप्टेशन का मतलब टेशन, मतलब कि अनुकूल, ढालना, अपने आप को ढाला है, अपने आप को विकसित किया है, कई तरीकों से अपने आप को ढाल कर, ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, तो हाँ, हम चाहे प्लांट चाहे एनिमल्स अपने आप को कई फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालता है और इसी ढालने के क्रम को हम कहते हैं कि हमने अपने आप को विकसित किया है। अगर हम नहीं करेंगे तो सर्वाइवल, हमारे लिए जीवित रहना मुश्किल है। ओके, तो अगर प्लांट्स अपने अंदर ये इवोल्यूशन नहीं करते तो उनमें पॉलिनेशन होने के चांसेस कम होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर इस दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म का दूसरा स्वरूप प्रेजेंट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म ही एक समय के बाद, वो स्पीसीज ही एक समय के बाद पूरी तरीके से इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों गैमेट्स को एक जगह पर आना होगा और एक जगह पर लाने का प्रोसेस को, मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहा जाता है। और पॉलिनेशन हो, इसके लिए फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने आप को विकसित किया है, कई मायनों पर अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालकर। ओके, दे मेक अस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, सॉरी, दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, कई बाहरी एजेंट का यूज भी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे होते हैं ताकि उनमें पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन को प्राप्त करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स कई तरह के बाहरी एजेंट्स का यूज करते हैं। ओके, कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? तो क्या आप ऐसे कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स के नाम को
का लिस्ट बना सकते हो, नाम की सूची बनाइए, ये आपका काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रकार या पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं उसकी बात हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, pollination कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पोलन के सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 तरह में बांटा गया है, या हम कह लें पोलन के सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन 3 तरह से के होते हैं। पहला है ऑटोगेमी। समझते हैं क्या है ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगेमी पॉलिनेशन का वह टाइप है जिसमें कि सेम फूल, एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हो रहा होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जिसको कि हम फिगर 1.9a में देख सकते हैं। यानी कि ऑटोगेमी में एक ही फूल का जो स्टिग्मा, जो एंथर होगा, उस एंथर के पोलन उसी फूल के पिस्टिल के स्टिग्मा पर आकर लैंड होगा या ट्रांसफर होगा, सेम फ्लावर। ओके, सेम फ्लावर का जो एंथर होगा, उस एंथर में बने पोलन सेम फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर आकर ट्रांसफर होगा। तो इस तरह का ट्रांसफर, इस तरह का पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी कहते हैं। ओके, जिसे कि हम फिगर 1.9a में देख सकते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर। ओके, in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. Exposes, और वह आम फूल जो कि खिलता है, जो कि खुलता है, और जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा उजागर होता है, बाहर दिखाई देता है, उसमें कंप्लीट पूरी तरीके से ऑटोगेमी हो पाना थोड़ा दुर्लभ है या मुश्किल है, वो ना के बराबर है, रेयर है। ओके, यहाँ पे एक्सपोजेस, एक्सपोजेस का मतलब उजागर होना, बाहर दिखना। ठीक है, रेयर मीन्स की दुर्लभ, मीन्स की मुश्किल, है ना, बहुत ही ना के बराबर। तो वैसे फूल जिसमें कि स्टिग्मा और एंथर स्टिग्मा बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि उसी फूल का, उसी एंथर में बने पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आके लैंड होगा। बहुत कम चांसेस है, हो सकता है कि दूसरे फूल का पोलन उस फ्लावर के स्टिग्मा पर आके लैंड होगा, ये चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should be like close to each other so that the cell pollination can occur. Synchrony, synchrony means कि एक साथ कोई चीज हो तो उसको हम सिंक्रोनी कहते हैं। सिंक्रोनी एक साथ होने का प्रोसेस, एक साथ होना, है ना। तो अगर किसी फ्लावर में ऑटोगेमी को होना है तो उसमें एक दो कंडीशंस होने पड़ेंगे, तब जाके उसमें ऑटोगेमी, कंप्लीट ऑटोगेमी हमें देखने को मिलेगा। तो पहला ये है कि ऐसे फ्लावर में
पोलन का रिलीज का टाइम और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी धारण करने की क्षमता, है ना। जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है और पोलन का रिलीज का जो टाइम है वह एक साथ होना है, तब कहीं जाकर ऑटोगेमी होगा। और दूसरी बात कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वह बहुत ही एक दूसरे के नजदीक होना है, तब कहीं जाकर सेल्फ पॉलिनेशन होगा या सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो ऑटोगेमी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सम प्लांट्स सच एस वायला, commonly called Panse, Oxalis and Camelina, produce two types of flowers, that is Chasmogamous flower, which are similar to flowers of the other species with exposed anther and stigma, and Clistogamous flowers which do not open at all. फिगर 1.9c में आप इसे देख सकते हो। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि वायला, ओक्जालिस एंड कॉमलिना, ये प्लांट्स हैं, उनमें दो तरह के फूल देखने को हमें मिलता है। एक तरह का फूल जिसे कि हम कैस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, जो कि बाकी जो अदर फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें पाए जाने वाले फूलों की ही तरह होते हैं, जिसमें कि जो एंथर होता है और स्टिग्मा होता है वह एक्सपोज्ड होता है, यानी कि वह दिखाई देता है। जबकि जो दूसरा तरह का फ्लावर है जिसे कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं वह खिलता ही नहीं है, वह कली के जैसा ही रह जाता है, वह खुलता ही नहीं है, वह यानी कहने का मतलब वह खिलता ही नहीं है, जिसे कि हम फिगर 1.9c में देख सकते हैं। दिस इज द फिगर 1.9c। ये एक प्लांट है जिसमें कि दो तरह का फ्लावर खिलता है। एक है कैस्मोगेमस फ्लावर जिसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, जबकि दूसरा तरह का फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा ओपन ही नहीं होता, ओपन दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वह फ्लावर खिलता ही नहीं है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी ही होगा, उसके अंदर दूसरा पॉलिनेशन होने का तो चांस ही नहीं बनता है। ओके, इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, यानी क्लिस्टोगेमस की बात हो रही है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात हो रही है, उसमें जो एंथर है और स्टिग्मा है वह एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। When anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. और जब एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन चुके हुए होते हैं, तो जब बर्स्ट हो जाता है, डिहाइस हो जाता है, यानी कि बर्स्ट हो जाना, है ना। डिहाइस का मतलब बर्स्ट हो जाना या फट जाता है जब वो, तो जो उससे पोलन ग्रेन निकले वो डायरेक्टली स्टिग्मा पर आकर लैंड होते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, thus क्लेस्टोगेमस flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही होगा, इनवेरिएबल, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कभी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, कभी उसमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ऐसा नहीं है। इनवेरिएबली मतलब जो स्थिर हो,
जो स्थिर हो, यानी उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमस ही ऑटोगैमस पॉलिनेशन ही हमें देखने को मिलेगा, और उसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता कि उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन हो, यानी कि बाहर का कोई पॉलन आके उस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड हो, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि खिलता ही नहीं है फ्लावर। Cleistogamous flowers produce assorted seed set even in the absence of pollinators. तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो हैं उनमें 100% सीड बनेगा ही बनेगा, अगर जो पॉलिनेटर्स हैं वो अब्सेंट रहे तो भी। पहली बात तो क्लेस्टोगेमस फ्लावर को पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं है। जब पॉलिनेटर्स की बात, उसको ज़रूरत ही नहीं है, और पॉलिनेशन 100% होना ही है, यानी कि फर्टिलाइजेशन 100% होना ही है, तो उसमें तो सीड बनेगा ही बनेगा। है बस समझ में? ओके, सो डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? वाई? आपको क्या लगता है जो क्लिस्टोगेमी हमें इस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलता है, वह प्लांट के लिए क्या फ़ायदेमंद है या किसी तरीके से उस प्लांट के लिए वह नुकसानदेह है? आपको क्या लगता है, और क्यों आपको लगता है कि वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? उसके जवाब आपको खुद बताने हैं, ये आपका काम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज जियोटोनोगेमी। Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant is called geotonogamy। यानी कि एक ही प्लांट का कोई एक फ्लावर का पोलन ग्रेन जब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर लैंड होगा या उसका ट्रांसफर होगा, तो उस तरह का जो पॉलिनेशन है उसको हम जियोटोनोगेमी कहते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स कि एक ही प्लांट का कोई एक फ्लावर का पॉलन उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में आकर लैंड होगा, तो वो जो पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा, बट एक ही प्लांट के में हो रहा है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम जियोटोनोगेमी पॉलिनेशन कहते हैं। Although geotonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant। इसकी जो दो मुख्य बातें हैं, although कहने का मतलब हालांकि, although हालांकि हालांकि जो जियोटोनोगेमी है वह क्रॉस पॉलिनेशन की ही तरह है, और क्रॉस पॉलिनेशन में कोई पॉलिनेटिंग एजेंट काम कर रहा होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट काम कर रहा होता है, मगर वह ऑटो उसका जो जेनेटिक्स है वह ऑटोगेमी ही की तरह है, क्योंकि उस में जो पोलन ग्रेन्स है वह उसी प्लांट के स्टिग्मा में लैंड हो रहे हैं। कहने का मतलब कि जो उसका जो एग है वह सेम ही प्लांट का है, तो उसमें जो उसका जो जेनेटिक्स होगा वह लगभग लगभग एक ही जैसा होगा। उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं, जीन्स हैं, उसके लगभग लगभग एक ही जैसे होंगे, तो वो जेनेटिकली जो दोनों गैमेट्स हैं वो एक ही जैसे होंगे। और एक जैसे होने का मतलब हुआ कि जिस तरीके से ऑटोगेमी में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही हमें जियोटोनोगेमी के पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रायोसेक में जो एग है उसमें हमें समान देखने को मिलेगा, सिमिलर होगा,
लाइक ऑटोगेमी। ज़्यादा वेरिएशंस हमें इन दोनों केसेस में, ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी में देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोगेमी में तो खैर देखने को मिलेगा ही नहीं, बट जियोटोनोगेमी जहाँ पे हो रहा है वहाँ भी हमें ऑटोगेमी ही की तरह इसके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज तीसरा, जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a different plant, जिसको कि हम फिगर 1.9b में देख सकते हैं। 1.9b, that is this। जीनोगैमी मीन्स कि क्या, कि किसी एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन जब दूसरे प्लांट में, सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके जब लैंड होगा, जब उस प्लांट में वो ट्रांसफर होगा, तो उस पॉलिनेशन को जीनोगैमी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ सेकेंड और different plant is called genogamy. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grains to the stigma। और यह मात्र एक तरह का पॉलिनेशन है जिसमें कि पॉलिनेशन के दौरान जो पॉलन स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड हो रहे हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के होंगे। बाकी दोनों ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी में तो जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, पॉलन ग्रेन जो हैं वह सेम पॉलन सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले होंगे। बट जीनोगेमी में जो पॉलन ग्रेन है वह जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स होंगे। जो स्टिग्मा में, जो इम्ब्रायोसेक के अंदर जो एग है उसके अकॉर्डिंग, उसके उसके दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उसका एग का जो जेनेटिक्स होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा, वह पॉलन ग्रेन जो कि दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन है, जो कि दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन है, उससे अलग होगा। और उस पॉलन ग्रेन में जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो अलग होगा, इसीलिए वो जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स है। और यह सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी, जो कि एक मात्र ऐसा एक मात्र एक पॉलिनेशन का वो टाइप है जिसमें कि यह संभव है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉलिनेशन का ये पॉलिनेशन का ये डेफिनेशन और पॉलिनेशन का ये कॉन्सेप्ट और ये पॉलिनेशन के टाइप्स आपको समझ आया होगा। ओके, सो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। अगले सेशन में हम इससे आगे के पोर्शंस को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।